हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूं। आज की कहानी संगम नगरी यानी प्रयागराज की है। ये कहानी एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बनाकर पी गया। बात है साल 2000 की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो गए। वो पेशे से एक हिंदी दैनिक के पत्रकार थे। अपने प्रोफेशन की जरूरत के हिसाब से कई बार उनको बाहर भी रहना पड़ता था। इसलिए पहले तो धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर रुक गए होंगे। इसलिए शुरुआत में धीरेन्द्र सिंह के घर वालों ने उनके काम से घर न लौटने पर ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन बाद में घर वालों की चिंता तब बढ़ गई जब 2 दिन तक धीरेन्द्र सिंह ने परिवार से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया। धीरेन्द्र सिंह के पास एक छोटा सा फोन हुआ करता था और वो भी नॉट रीचेबल जा रहा था। घर वालों ने धीरेन्द्र सिंह को यहाँ वहाँ ढूंढा पर कहीं भी उनका कुछ पता नहीं चला। आखिरकार घर वालों ने परेशान होकर 17 दिसंबर को कीटगंज पुलिस स्टेशन में धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। चूंकि यह मामला एक पत्रकार का था तो पुलिस ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाए। इन डिटेल्स से पुलिस को इलाहाबाद की ही एक लैंडलाइन का नंबर मिला। इसी नंबर पर धीरेन्द्र सिंह की रात में 12 बजे के आसपास आखिरी कॉल हुई थी। इतनी रात में हुई ये कॉल पुलिस को अहम सुराग तक पहुंचाने वाली थी। पुलिस ने इस नंबर की जानकारी जुटाई तो मालूम हुआ कि यह नंबर इलाहाबाद की छिवकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का है। पुलिस की एक टीम छिवकी पहुंची और फूलन देवी से पूछताछ की। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। पुलिस की पूछताछ में फूलन देवी ने बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती है। पर जब फूलन देवी के पति राजा कलंदर से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो उसने बताया कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के उसके गहरे संबंध हैं और 16 दिसंबर को उसकी धीरेन्द्र सिंह से बात भी हुई थी। लेकिन ये बातचीत केवल हालचाल लेने के लिए ही हुई थी। पुलिस उस दिन राजा कलंदर और फूलन देवी के बयान लेकर लौट गई, पर उसके शक की सुई फूलन देवी के परिवार पर अटकी रही। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी को हर पॉसिबल एंगल से जोड़ के देखा। धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में भी पता किया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस की शक की सुई बार बार राजा कलंदर और धीरेन्द्र सिंह के बीच हुए फोन कॉल पर आकर अटक जाती थी। पुलिस ये नहीं समझ पाती थी कि बिना जरूरी बात के आखिर कोई रात में 12 बजे क्यों बात करेगा। पुलिस को राजा कलंदर पर शुरू से ही शक था कि वो कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। जब पुलिस ने राजा कलंदर का बायोडेटा निकलवाया तो ये खुलासा हुआ कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधों में भी लिप्त रहता है। एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ कि राजा कलंदर का असली नाम राम निरंजन है, न कि राजा कलंदर, और उसकी बीवी का भी असली नाम फूलन देवी नहीं है। यह नाम राजा कलंदर ने ही उसे शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, एक का नाम अदालत था और दूसरे का नाम जमानत। जैसे ही पुलिस को राजा कलंदर के काले धंधों का पता चलता है, पुलिस उसे और उसकी बीवी फूलन देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है और धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए उससे सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है और वो पुलिस के सामने सच उगल देता है। लेकिन उसने एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा कि वो सबसे पहले दाल पिएगा, तब सच बताएगा। ऐसा नहीं था कि उसकी डिमांड बहुत बड़ी थी, मगर बहुत अजीब जरूर थी। पुलिस भी उसकी इस डिमांड को सुनकर हैरान हो गई। उसने राजा कलंदर की इस अजीब सी डिमांड को पूरा किया क्योंकि वो किसी भी तरह इस केस को सुलझाना चाहती थी। इसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें उगलनी शुरू की तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक गिरोह सुनसान सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवर को जान से मार देता था। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति की आड़ में वह ऐसे बहुत सारे बुरे धंधे करता था। धीरेन्द्र सिंह को कहीं से उसके इन काले धंधों की भनक लग गई थी। 1997 में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था,
पत्रकार धीरेन्द्र सिंह ने इस मामले में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर किया था। पुलिस वाले उसकी बात ज्यादा मानते थे और पुलिस वालों ने राजा कलंदर को बहुत परेशान किया। उस दिन इसने फैसला कर लिया था कि वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने धीरेन्द्र सिंह को रात में अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया। धीरेन्द्र सिंह अपने बाइक से 17 दिसंबर की रात राजा कलंदर के सुनसान फार्म हाउस पर पहुंचे। राजा कलंदर ने उस फार्म हाउस में उन्हें आग के पास हाथ सेकने के लिए बैठा दिया। धीरेन्द्र सिंह के आग के पास बैठते ही राजा कलंदर के साले वक्षराज ने दबे पांव उनके पीछे आकर देसी कट्टे से उनके पीठ पर गोली मार दी। धीरेन्द्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद राजा कलंदर और वक्षराज ने मिलकर उनकी लाश के कई टुकड़े करके उन्हें पॉलीथीन में भर दिया। राजा कलंदर ने आगे पुलिस को बताया कि वो दोनों धीरेन्द्र सिंह की लाश के टुकड़ों को टाटा सूमो में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिला के जंगलों में ले गए और वहां जाकर उनको ठिकाने लगा दिया। वो धीरेन्द्र सिंह की बाइक को अपने समधी को बनारस में दे आया था। बाद में राजा कलंदर और वक्षराज की निशानदेही पर पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के शरीर के पार्ट्स को उस जगह से बरामद भी किया। जब इन बॉडी पार्ट्स को धीरेन्द्र सिंह के परिवार से शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स धीरेन्द्र सिंह के ही हैं। पुलिस ने उस टाटा सूमो गाड़ी को भी जब्त कर लिया। पुलिस को राजा कलंदर से यह भी पता चला कि ये गाड़ी भी रायबरेली से एक युवक को मार के छीनी गई थी। राजा कलंदर द्वारा किए गए अपराध अब एक एक करके खुलने शुरू हो गए थे। पुलिस राजा कलंदर को उस फार्म हाउस में ले जाती है जहां धीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई थी। पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो मंजर दिखा उससे पुलिस वालों की रूह तक कांप गई। उस फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थीं। इन खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम भी लिखे थे, जैसे श्रीवास्तव, मुस्लिम, पंडित आदि। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली और उसे वहां से एक बहुत अहम सबूत हाथ लगा जिसने राजा कलंदर और इन सारी खोपड़ियों के राज दुनिया को दिखा दिए। पुलिस को एक लाल रंग की डायरी मिली जिसमें हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था। राजा कलंदर अपनी इस डायरी को अदालती डायरी कहता था। उस डायरी से पुलिस को 14 लोगों के नाम दर्ज मिले जिसमें आखिरी नाम पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का ही था। उस डायरी से यह भी पता चला कि उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही काम करने वाला उसका सहयोगी कालीचरण श्रीवास्तव था। उसने कालीचरण की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो कायस्थ जाति का था। राजा कलंदर को यह लगता था कि इस जाति के लोग बहुत होशियार होते हैं, इसलिए उसने कालीचरण श्रीवास्तव को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके सिर को धड़ से अलग किया और फिर उसने उसके धड़ के कई टुकड़े किए। उसने शरीर के कुछ टुकड़ों को फार्म हाउस पर पाले हुए सुअरों को खिला दिया और कुछ टुकड़ों को कहीं बाहर जाकर दफन कर दिया। उसके बाद उसने उसके कटे हुए सर का भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पी लिया। राजा कलंदर ने एक किस्सा ये भी बताया कि वो किसी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहता था, इसीलिए वो एक ब्राह्मण के शव को अपने ही फार्म हाउस में दफन करता था और दफन करने के बाद उस पर एक पीपल का पेड़ लगाता था और पीपल का पेड़ लगाने के बाद वो उसे रोज पानी देता था। साथ ही वहां पर अगरबत्ती जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता था कि मुझे माफ कर देना, मैंने एक ब्राह्मण को मारा है, इसलिए मुझे पाप से बचाने के लिए मैं इस पीपल के पेड़ को पाल रहा हूँ और यहीं पर मैं अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ भी करता हूँ। ये बातें सुनकर पुलिस वाले वाकई सन्न रह जाते हैं। राजा कलंदर इतना भयानक अपराधी कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था। बचपन से ही उसके मन में ये बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की ही समाज इज्जत करता है और उन्हें सर पर बैठाता है। वो चाहता था कि सब उसकी इज्जत करें, बस इसीलिए उसने खुद का नाम राजा कलंदर रख लिया था। इस नाम से वह खुद को एक राजा जैसा महसूस किया करता था। उसने अपने दोनों बेटों का नाम अदालत और जमानत भी सिर्फ इसीलिए रखा था ताकि उसको ये एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत दोनों ही उसकी मुट्ठी में है। राजा कलंदर को यह भी लगता था कि एक होशियार दिमाग के इंसान का अगर भेजा निकालकर उसका सूप बनाकर पी लिया जाए तो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है। इसीलिए वो होशियार और काबिल लोगों को अपने शिकार के लिए चुनता था, फिर उन्हें अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाता था और उनका कत्ल कर देता था।
बाद में वो अपनी आदत के मुताबिक उनके सर को धड़ से अलग कर देता और उसके बाद अकेली रात में अपने फार्म हाउस पर अदालत बैठाता। वो उन खोपड़ियों को सामने रखकर किसी राजा की तरह उसकी सुनवाई भी करता था और अपना निर्णय सुनाता था। उसके बाद उनका भेजा निकालकर सूप बनाता और सुबह खाली पेट पी जाता। इस तरह वह खुद को राजा महसूस किया करता था। भेजा निकालने के बाद शिकार की खोपड़ी को अलग अलग रंगों से रंगता और उस पर शिकार की जाति का नाम लिख देता था। फिर अपने फार्म हाउस के पेड़ पर उसको लटका देता था। ठीक उसी तरह जिस तरह एक खिलाड़ी अपनी ट्रॉफी को अपनी जीत के प्रतीक के रूप में अपने घर में रखता है। पुलिस की सख्ती के सामने राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने पुलिस को यह भी बताया कि एक बार कार में लिफ्ट न देने पर उसने गुस्से में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजा कलंदर की निशानदेही पर फार्म हाउस से कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा संतोष, मोइन, अशोक और अन्य की खोपड़ी बरामद की। उसने 1998 से 2000 के बीच कुल 14 कत्ल किए, जो सभी उसकी डायरी में दर्ज थे। पुलिस के सामने उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए, मगर बहुत दुख की बात तो यह है कि धीरेन्द्र सिंह के परिवार को न्याय पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। अदालत में 12 साल तक सुनवाई करने के बाद इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए राजा कलंदर और उसके साले वक्शराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आदमखोर राजा कलंदर आज भी जेल की सजा काट रहा है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।